नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर चर्चा करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से हमारे कंट्रीज क्या पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से ये पॉल्यूशन एक तेजी के साथ, एक स्पीड के साथ बढ़ रहा है, उस स्पीड को देखकर मुझे ये लगता है कि इसको जो है अगर अभी नहीं रोका गया तो शायद हमें लगता है कि आने वाला वो समय दूर नहीं है जब हमें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़े। तो हम क्यों ऐसे समय का वेट करें? भाई हम क्यों अपने ही बर्बादी का हम समय क्यों वेट करें? उससे पहले ही हम अवेयर हो जाएं, एक्शन ले लें। परिणाम ये होगा कि उसका कुछ निष्कर्ष मिल जाएगा और हमारे लिए भी बेटर होगा, सभी के लिए बेटर होगा, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेटर होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पर, और धैर्य से, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें किसी गवर्नमेंट की स्कीम का, हमें किसी एसोसिएशन का, हमें किसी स्कीम का हमें वेट नहीं करना है। ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट को लेकर कितना सजग हैं, एनवायरनमेंट को लेकर हम कितना एक्टिव हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट, एक कहा जाता है, अगर हमारे पास एक अच्छा एनवायरनमेंट हो तो हमारे पास एक अच्छा हेल्थ हो सकता है, हमारे पास एक अच्छा कह सकते हैं कि रोजगार हो सकता है। यानी कि हर एक इम्पैक्ट सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं टोटल डिटेल से। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, येलो। पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन और एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट का, उसकी मात्रा को बढ़ा दे दिएगा, चाहे वाटर में बढ़ाइए, चाहे एयर में बढ़ाइए, चाहे लैंड में बढ़ाइए। क्योंकि पॉल्यूशन हमारा वाटर में भी होता है, एयर में भी होता है, लैंड में भी होता है, नॉइज में भी होता है, हर टाइप का होता है ना। तो हमें हर सेक्टर को नजरअंदाज करते हुए नहीं, उसको बल्कि एक अपने प्रायोरिटी में रखकर चलना है हमेशा। मेकिंग लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। भाई पॉल्यूशन का मेन वर्क क्या है? हमारी लाइफ को अनफिट बना देता है, या एकदम धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। जैसे मिट्टी के पॉल्यूशन, मिट्टी की फर्टिलिटी को गायब करेगा धीरे धीरे। एयर का पॉल्यूशन, एयर की कैपेसिटी को, उसमें से ऑक्सीजन को खत्म करेगा धीरे धीरे, है ना। वाटर का पॉल्यूशन क्या करेगा? वाटर में जो है तमाम प्रकार के लेड, उसके कैडमियम, उसके बाद हम करें अदर सारे बहुत सिलिकेट के काफी सारे मैटर्स उसमें जाके मिल जाएंगे। ना वो पीने लायक रहेगा, ना नहाने लायक रहेगा, ना खाने लायक रहेगा, किसी एंगल से किसी लायक नहीं बचेगा। आप जिस तरीके से यूज करोगे उस तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। कंडीशन ये है कि आज हम पानी को भी खरीद के पी रहे हैं। ये कंडीशन हमारी है वर्तमान समय में कि हम पानी को खरीद के पी रहे हैं, हम हवा को खरीद को हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये किसका परिणाम? हम ही आपका परिणाम है, और उसको हम ही भुगतेंगे और कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। चलिए, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो प्रदूषक होते हैं, जिसके माध्यम से हमारा प्रदूषण फैलता है, जिसके माध्यम से हमारा पॉल्यूशन फैलता है। चलिए, पॉल्यूटेंट्स आर द मटेरियल्स और फैक्टर्स which cause adverse effect on the natural quality of any component of the environment। भाई अगर हम बात करें पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूटेंट वही है जो हमारे इन्वायरमेंट के, हमारे नेचुरल रिसोर्स के किसी भी कंपोनेंट को प्रदूषित करने का वर्क करता है, उसको हमारे लायक नहीं बन। भाई अगर एयर हमारा पॉल्यूटेड हो गया, वो एयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें दिल्ली, दिल्ली में कंडीशन क्या होती है आप सभी जानते हैं उसको, आप सभी वहां के एनवायरमेंट से फैमिलियर हैं, क्या कंडीशन होती है और क्या क्या उसका परिणाम कौन है? हम ही सब तो हैं, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। भाई हम तमाम प्रकार की फैक्ट्रीज, हम तुम डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, धुआंधार चल रहा है, हमें सबको बिल्डिंग ही चाहिए, किसी को झोपड़ी चाहिए ही नहीं। हाँ, जब किसी को झोपड़ी नहीं चाहिए तो भाई पॉल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल,
स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, है ना, यहाँ से इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं, एंड ऑटोमोबाइल से निकलने वाले केमिकल, फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी आपके धुएं वगैरह हैं, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, है ना, रेडियो एक्टिव फैक्ट्री से यानी न्यूक्लियर फैक्ट्री से, फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, सीवेज ऑफ हाउस से निकलने वाले सीवेज जो हो गए, ठीक है, और डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर द कॉमन पॉल्यूटेंट्स। ये सभी आपके क्या है, कॉमन पॉल्यूटेंट्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। कौन कौन से, वह फिर ध्यान देंगे, स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स, सीवेज ऑफ हाउसेस, इटीसी सारी चीजें क्या है, हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं भाई इनका। आगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरमेंट। कौन कौन से हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए। प्राइमरी में आपका जैसे डीडीटी, प्लास्टिक वगैरह आ जाएंगे प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में क्या होते हैं, इसी प्राइमरी के साथ आपके जो है अदर चीजें ऐड हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास पेन है, ये किससे बनता है, इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड आप कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। आप देख रहे हैं ये क्या आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है, और इसके साथ एक आप कर सकते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट मिल करके क्या बना रहा है, हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना रहा है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट नेचुरल डिस्पोजल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। बायोडिग्रेडेबल क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल फैक्टर, या कह सकते हैं जो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे वेस्टेज जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेडेड कर दिए जाए, मतलब उनका क्या हो जाए, पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उनको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे सीवेज वगैरह हो गए, है ना, और पील्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें, और कुछ वेस्टेज हो गए, है ना, उनको क्या वो तो भाई डिग्रेडेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो डिग्रेडेड नहीं होते हैं, जो नष्ट नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं भैया, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, हजारों साल तक पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, डीडीटी हो गया, है ना, सेल्स ऑफ हैवी मेटल्स, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, ये सारी चीजें भैया जल्दी आपकी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं। और ऐसे सब्सटेंस को हम किस नाम से जानते हैं, बायोडिग्रेडेबल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काज ऑफ पॉल्यूशन, है ना, क्या क्या पॉल्यूशन के क्या क्या काजेस हो सकते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, भाई अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन का, भाई लगातार बढ़ना, इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए या ऐसे कुछ एक्ट लाने चाहिए जो एक पार्टिकुलर रेंज तक ही उसको वर्क करे, है ना। सरकार को जो भी अगर एक्ट भी बना भी रही है, उसको आप कैसे प्रभावी रूप से लाया जाए, उस पर सीधा एक्शन होना चाहिए, उस पर ऐसा नहीं सिर्फ वो किताबों में ही बनकर दर्ज है, किताबों में बनकर दर्ज न रहे, उसका जमीनी स्तर पर वर्क दिखना चाहिए, जो लोगों में दिखाई भी दे, उसका असर तब जाकर के होता है। कानून बनाने से नहीं हो जाता है, कानून को फॉलो करवाने से होता है किसी से कोई चीज। नेक्स्ट क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है, तेजी के साथ भाई शहरों की शहरीकरण किया जा रहा है लगातार। हर कोई व्यक्ति, भाई पहले जो थे कहा जाता है कि गांव बदल के शहर हो गए, और जो इंसान थे वो जहर हो गए, है ना। अर्बनाइजेशन, है ना, उसके बाद अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, धुआंधार तरीके से, जैसे लग रहा है बाप कमाल है, कोई दिक्कत नहीं, काटो, है ना। अभी आपने हैदराबाद वाला केस देखा है ना, जल्द में ही, ठीक है। फॉरेस्ट फायर मतलब हमको जरा सा भी अपने ऊपर ये गिन नहीं आती कि नहीं यार, अगर हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना, वो उनका भी हैबिटेट है, उनके भी रहने का स्थान है। आप सपोज दैट एक बार अपने लिए वही पैटर्न आपके ऊपर लागू फॉलो कर दिया जाए, आप जहां पर रह रहे हो आपको वैसे ही जेसीबी चला के भगाया जाए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं आप। फॉरेस्ट फायर्स हो गए, जंगल की आग लग जाए, रेडियो एक्टिविटी, वोल्केनिक इरप्शंस,
स्ट्रांग विंड्स, ये सारी चीजें हमारे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। एयर पॉल्यूशन is aggravated because of poor development, increasing traffic, growing cities, rapid economic development, industrialization। पहला क्या, इंक्रीजिंग ट्रैफिक, लगातार इंक्रीज, भाई ट्रैफिक की समस्या बहुत तगड़ी है। आज हर एक घर में हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं ना कि उनको सिर्फ अपने से मतलब है, उनको जैसे अदर कंट्रीज में क्या है, थोड़ी सी अवेयरनेस है, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पर्सनली है तो हमको कहीं भी जाना है, हम सीधे जो है व्हीकल का यूज करते हैं। ये हमारी कमी है, हमारी और आपकी कमी है। ठीक है। तो हमारा ट्रैफिक का भाई प्रॉब्लम तो झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद ग्रोइंग सिटीज, लगातार जो है सिटीज का बढ़ ही रहे हैं, है ना, अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जहां पहले, आप स्वयं एक बार देखिएगा अपने चारों तरफ, जहां पर हैं वर्तमान समय में, वहां पर 10 साल पहले या 15 साल पहले की स्थिति क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है, आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि हम कहां पर थे और कहां पर आज खड़े हैं। ठीक है। ग्रोथ हुआ है, लेकिन ग्रोथ साथ साथ कितना मिसयूज हो रहा है वो भी आप देखिए। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति का ये ध्येय है, किसी भी व्यक्ति का ये ध्येय नहीं है कि हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, नहीं भाई ये जरूरी है, मैं मानता हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, एक ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को या इस चीज को इस तरीके से न बनाए कि अपने बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये सारी चीजें ना हो। तो इस चीजों को बचाया जाए, हम अपना डेवलपमेंट करें, लेकिन हमें यह देखना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहें। इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार चल रहा है, सारी चीजें आगे बात करते हैं। आगे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर रिसोर्सेज, यहां से हम बात करते हैं मेजर एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, उसके रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड आता जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, जिसका केमिकल फॉर्मूला CO होता है। ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है भाई, देखिए, ये जब हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर जलाया जाता है, अगर वो अनकंप्लीट बर्न हो रहा है, कंप्लीटली रूप से वो जल नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या, कौन सी गैस रिलीज करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये वही गैस है जिसको हम दम घोटू गैस भी बोलते हैं। ठीक है। इसके होने से इंसान अगर किसी रूम में बंद करके छोड़ दिया जाए तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी। इट इज कलरलेस, है ना, ऑर्डरलेस, भाई ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, भाई इसमें कोई सुगंध वगैरह नहीं होती है या स्वाद वगैरह नहीं होते हैं, है ना। प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन, है ना। कहां प्रोड्यूस होता है ये, जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीटली रूप से बर्निंग नहीं होता है, उसी टाइम में इसका रिलीजमेंट होता है, वहीं से इसका रिलीजमेंट होता है। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, वुड, इन सारी चीजें, भाई किसी भी सब्सटेंस का, चाहे कार्बन का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जितने भी सारे हैं वो कार्बोनेटेड हैं, सभी के सभी कार्बोनेटेड हैं, सब में कार्बन प्रेजेंट है ना। और जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एज सिगरेट्स वगैरह, है ना। इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इंटर्स आवर ब्लड, है ना। ये हमारे बॉडी में जैसे ही पहुंचेगा तो उसमें, जैसे इंसान की बॉडी में इंटर करने के बाद क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को धीरे धीरे कम करता जाता है और अपनी सप्लाई को बढ़ा देता है। कंडीशन ये होती है, इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इट इज ए प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस, हम सभी जानते हैं, है ना। ग्रीन हाउस का ये मेजर गैस होता है ना। इमिटेड एज ए रिजल्ट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, इन सभी को जलाने से, भाई कोयले के जलाने से, आज हमारे कंट्रीज में अगर हम बात करें, पावर प्लांट जितनी बिजली सप्लाई हो रही है, लगभग मोर देन 70%। ठीक है। आपको जो प्रोडक्शन हो रहा है बर्निंग ऑफ कोल से हो रहा है, कुछ परसेंट में ही आपके जो थर्मल पावर प्लांट का यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज किया जाता है ना, सोलर पावर प्लांट का यूज किया जाता है। इनसे हम लार्ज अमाउंट में अभी भी, आज भी हम जो है करंट का प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम मैक्सिमम हद तक अपनी एनर्जी के लिए कोयले पर डिपेंड है। ठीक है। जो एक कह सकते हैं कि हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन का एक मेजर सोर्स भी है। नेचुरल गैसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे हम बात करें, दीज आर गैसेस दैट आर रिलीज मेनली
फ्रॉम द एयर, कंडीशनिंग सिस्टम एंड रेफ्रिजरेशन। भाई इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है? भाई अगर हम जो आज हम एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, आज हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों से, इन सारी जगहों से भाई सीएफसी का सिक्रीशन होता है, और कोई सोर्स नहीं है। यही सब तुम मेरा सोर्स है जिनको हम अपने सुख सुविधा के लिए यूज कर रहे हैं। वही हमारे लिए एक आने वाले फ्यूचर के लिए कह सकते हैं एक खतरा पैदा कर रहा है ना। यानी हम वर्तमान तुम्हारा बढ़िया जा रहा है लेकिन फ्यूचर हमारा खराब हो जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें तो व्हेन रिलीज इनटू द एयर, सीएफसीज राइजेस द स्ट्रेटोस्फीयर where they come contact with few other gases which leads to the reduction of ozone layer that protects the earth from the harmful UV rays। अगर हम बात करें इस सीएफसी की, ये क्या करता है? सीधे हमारे एनवायरनमेंट में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है, ये 5 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे लोअर हमारी होती है ट्रोपोस्फियर, देन हमारी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर। इसी स्ट्रेटोस्फियर में हमारा ओजोनोस्फियर भी पाया जाता है, यानी ओजोन मंडल यहीं पर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर में ही। ये स्ट्रेटोस्फियर क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को वहां से बचाने का वर्क करती है। और ये जब ये सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जा करके वहां पर क्या करती हैं? उसका डिप्लीशन कर देती हैं, यानी उस लेयर को जो जा करके उसको डिप्लीट कर रही हैं, उसको घिस दे रही हैं, यानी उसकी जो लेयर है उस लेयर को जो मोटी है उसको घिसते घिसते पतली कर रही हैं, या फिर उसमें जो है होल हो जा रहा है। कंडीशन ये है कि डायरेक्ट जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ेंगी, और जिसका परिणाम ये होगा कि हमारे लिए तो भाई स्किन कैंसर तो होगा ही होगा, साथ ही जितने एनिमल्स हैं, जितने हैबिटेट हैं, जितने हमारे प्लांट हैबिटेट हैं, उन सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी सेक्टर इससे बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई? हमारी जाहिर सी बात है, हमारे जब डिप्लीशन ऑफ ओजोन हो जाएगा तो हमारे एनवायरनमेंट में सारी चीजें तितर बितर हो सकती हैं। ठीक है, लेड, इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरीज, पेंट, हेयर डाई प्रोडक्ट्स इटीसी। ठीक है, ये जो लेड प्रेजेंट कहाँ होता है? जो पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, उनके धुएं में पेट्रोल की मात्रा होती है, पेट्रोल होती है। वर्तमान समय में सरकार ने क्या 10 to 20% आपका कर दिया, क्या है उसमें एल्कोहलिक मिलाने का परिणाम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें पेट्रोल अभी बंद हो गया, पेट्रोल अभी भी आता है, सॉरी लेड अभी भी आता है उसमें। ठीक है, इसका मेजर इंपैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चिल्ड्रंस पर देखने को पड़ेगा भाई। इसका जो मेजर आपको इंपैक्ट देखने पड़ेगा लेड का, वो आपको बच्चों पर ही देखने को मिलेगा। ऐसा बच्चों के साथ साथ एडल्ट पर भी पड़ता है। ठीक है, बसलते फर्क इतना है कि किसी में ये एक्यूट मात्रा में हो सकता है, किसी में क्रोनिक हो सकती है, फर्क बस इतने हैं। नेक्स्ट, इट कैन कॉजेज नर्वस सिस्टम डैमेज। देख लीजिए भाई, वर्क क्या करता है? सीधे और सीधे इसका इंपैक्ट नर्वस सिस्टम को ही डैमेज करना, यानी कि हमारे पूरे तंत्र को ही खराब करना और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्रिएट करना है। यानी कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी पैरालाइज है ना। उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने से मतलब ये है कि हमें बहुत सारी अदर बीमारियां भी घेर लेंगी। भाई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने का मतलब ये होती है कि कंफर्म है कि आपको अदर बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी वहीं से वहीं। ठीक है, नेक्स्ट कैंसर तो होगा ही होगा भाई, जाहिर सी बात है। जब हम ओजोन, नेक्स्ट क्या है? इट अकर्स नेचुरली इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हालांकि ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन जो गैस पाई जाती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है नेचुरली रूप से, बट इसका वर्क जो है रोल वहीं तक सही है। इसका जो देखा जाए रोल, आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर तक ही लिमिट है, ओजोनोस्फीयर तक ही सही है, लेकिन अर्थ पर इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल कुछ जगहों पर किया जाता है, जैसे हम बात करें कहीं पर डाइनिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, वहां पर किया जाता है, बट वैसे ये हमारे लिए किसी भी एंगल से हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल ही है ये। ठीक है, आगे हम बात करें, दिस इंपॉर्टेंट गैस शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। हमने वही बताया कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का वर्क करती है ये सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा, व्हीकल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, ये मेजर सोर्स है इसको रिलीज करने के लिए। हमारे यहाँ व्हीकल जितने भी यूज किए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज हो गए, वहां से जो गैसेस निकलती हैं उनमें हमारे सम अमाउंट में कुछ अमाउंट में कह सकते हैं ओजोन गैस का भी सिक्रीशन होता है, जो हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। क्लियर है?
नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इट काजेस स्मॉग एंड एसिड रेन। सभी जान रहे हैं एसिड रेन और स्मॉग के बारे में, है ना। एसिड रेन में क्या होता है भाई, नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं, वाटर के साथ रेट करके सीधे बनाते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और वही सीधे के सीधे हमारे एसिड रूम के नीचे आता है, और परिणाम ये होता है कि हमारी मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है ना। इसीलिए फर्स्ट बारिश है ना, फर्स्ट बारिश में लोग नहाने या भीगने से मना किया जाता है कि ना नहाएं, क्यों, क्योंकि वो एकदम सीधे के सीधे कर सकते हैं, एसिड रेन ही होती है, तो सीधा आपकी बॉडी पड़ने से फफोले पड़ जाते हैं या फुंसियां निकलना शुरू कर देते हैं, फफोले निकलना शुरू कर देते हैं। आगे बात करें भाई, एसिड से नहाओगे तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन मेक चिल्ड्रेन ससेप्टेबल एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज इन विंटर्स, है ना। बच्चों में क्या होगा भाई, कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाएंगे, और खास करके ठंडियों के सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ठंडियों के सीजन में स्मॉग भी बहुत तगड़ा होता है ना, फॉग के साथ स्मॉग भी ऐड होता है, और उस टाइम ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमारा जो एयर का मॉलिक्यूल है, एयर का कंपोनेंट है, उसमें तमाम प्रकार के आपके पॉल्यूटेंट्स आकर मिल चुके हैं, तो वो भी हमारे एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ वो भी इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, है ना। नेक्स्ट है हमारा एसपीएम, जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के नाम देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स इन द एयर। भाई इसका मतलब ये होता है कि जो एयर में कुछ आपके सॉलिड अमाउंट होते हैं, ठीक है, जो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। फ्रॉम स्मोक, डस्ट एंड वेपर। भाई जो हमारा एयर होता है, आप देखते हैं उसमें आपके ये जो धूल कण, उसके बाद स्मोक हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सभी आपके सॉलिड पार्टिकल्स माने जाते हैं। वो जाकर के उसमें पिघलते नहीं, वैसे रहते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में। नेक्स्ट, हाँ, एंड वेपर दैट कैन रिमेन सस्पेंडेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स एंड आल्सो द मेन सोर्स ऑफ हेज विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी। विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, इसका मेजर काज यही है कि विजिबिलिटी को रिड्यूस करेगा। क्लियर। इट क्रिएट रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। क्या करेगा, प्रॉब्लम में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा हमारे बॉडी के लिए, और हमें ब्रोंकाइटिस वगैरह, लंग्स इन्फेक्शन के वगैरह, है ना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सीवियर केसेस भी हो सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, इट इज ए गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हैं कोयला के जलाने से, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, है ना, पेपर का प्रोडक्शन हो गया, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल हो गए, है ना, यानी पेपर इंडस्ट्री, या फिर हम मेटल एक्सट्रैक्शन जो हम कर रहे होते हैं, वहां से इन सभी का सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिलीजमेंट होता है, और ये भी हमारे लिए एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती हैं, आप कह सकते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यही इन्हीं दोनों के कंपोनेंट से हमारा क्या होता है, एसिड रेन होती है। इट इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्मॉग। नाइट्रस जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड दिख रहा है, ये कह सकते हैं आपके स्मॉग के लिए मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में वर्क करता है। एसिड रेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी लीड टू लंग्स डिजीजेस, और इसके साथ ही साथ हमारे लंग्स डिजीज को भी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कंट्रोलिंग मेजर्स, है ना, क्या क्या इसके मेजर्स हैं जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल फ्यूल। हम ऐसे फ्यूल का यूज करें, ऐसे जो हमारे लिए सुटेबल हो, एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल हो, और सभी के लिए भी सुटेबल हो, ठीक है। जैसे आप यूज कर सकते हैं फ्यूल विथ लो का सल्फर कंटेंट हो। आप जिस भी फ्यूल का यूज करिए उसमें सल्फर का कंटेंट लो होना चाहिए, अधिक मात्रा में ना हो, ठीक है। एंड इट्स इफिशियंट यूटिलाइजेशन, इसका अधिक अच्छे मात्रा में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट एंड जोनिंग। एग्जाम्पल, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एट डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल एरिया। भाई जो भी हमें आपकी नई फैक्ट्रीज स्थापित करनी है, कोई नई आपको इंडस्ट्री जहां भी लगानी है, हमें ये देखना है वो जो फैक्ट्री हो हमारे रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई सिटी है, वहां से कम आप 10 किलोमीटर की रेंज दूरी बनाए या 5 किलोमीटर की दूरी बनाए। एक हमारा मानक होना चाहिए कि भाई जैसा प्लांट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए अलग मानक बनाया जाए। जैसे और सारी, अगर जैसे
कोई मेटेलिक इंडस्ट्रीज है या केमिकल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए भी एक पार्टिकुलर रूल बना करके एक पार्टिकुलर जगह ही दिया जाए, है ना। आप ऐसी जगह पर क्यों स्टैब्लिश करना जहां पर ऑलरेडी बढ़िया से नेचुरल वेजिटेशन है, ऐसी जगह क्यों चूज करना। आप ऐसी जगह पर चूज करिए जहां पर लैंड ऑलरेडी बैरन वगैरह हो, वहां का उस जगह को आप यूज करिए। लेकिन नहीं, हमें वही करना है जहां पर बढ़िया से लोग हरियाली है, बढ़िया से लोग रह रहे हैं, वहीं पर हमको जाकर बनाना है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मतलब हमने बताया सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, ठीक है। गैसेस पॉल्यूटेंट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द टेक्निक्स ऑफ कंबंशन, एब्जॉर्प्शन एंड एडॉप्शन, ठीक है। यूज ऑफ इफिशियंट इंजन, जो हमारा इंजन का यूज किया जा रहा है वो इफिशियंट होने चाहिए। आगे साथ ही साथ बात करें यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल, जो पेट्रोल का जो हमारा यूज होना चाहिए उसमें लेड फ्री होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलिंग जितने भी पेट्रोल आते हैं बेटा उसमें जो है लेड मिलाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, एकदम हार्मफुल होता है। इसको टोटली बैन करना चाहिए, बट कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, नहीं मिलाया जाएगा तो इसकी सप्लाई कैसे पूरी हो सकती है, सब पूरी ही नहीं होगी। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, हम सीएनजी का प्रयोग करें। रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का भाई हम क्या करें, खत्म तो नहीं कर सकते डिफॉरेस्टेशन को, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जहां 10 पेड़ काटा जा रहा है वहां पर आप प्रयास करें कि 3-4 पेड़ को काटकर ही एडजस्ट किया जाए, है ना। लेकिन इसके साथ डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ आप प्लांटेशन भी वर्क करिए, कि हम प्लांटिंग भी करनी है, हमको पेड़ लगाने भी हैं। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो हमको 10 पेड़ लगाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। द बेस्ट स्टेप इज हम सेल्फ अवेयरनेस, भाई ये सबसे बढ़िया तरीका है अगर हम सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास है, यानी ये भारत के हर एक नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक किसी के कहने या करने पर हमें नहीं करना है, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना है, क्योंकि भाई हम लोग क्या है, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। अगर हम लोग जो है ऐसा वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एक कहावत है कि जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। तो जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही लोग और भी देखी देखा करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना, लोग कॉपी करना बहुत तेजी से जानते हैं, कॉपी बहुत तेज करते हैं। आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये कोई सोचेगा पहली बार में तो नहीं सोचेगा, लेकिन पहले वो कॉपी कर लेगा। अब जब बाद में परिणाम अच्छा या बुरा निकलेगा उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि नहीं मैंने गलत किया या सही किया। लेकिन शुरुआती दौर में क्या करेगा, वो पहले आपकी कॉपी कर लेगा, क्योंकि ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों ना करूं, ठीक है। तो ये पहला हमारा स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद से अवेयर हैं तो फिर हमें किसी आर्टिकल्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी का ज्ञान लेक्चर सुनने की कोई जरूरत ही नहीं। तब क्यों सुनने की जरूरत है भाई, जब हमारे पास ऑलरेडी अवेयरनेस है, हम जान रहे हैं प्लांट को काटने से ये होता है वो होता है, तो हम क्यों ऐसा करें। हम खुद अपना ऑटोमेटिक अवेयरनेस रहें, जिससे लोगों को हम खुद जाकर अवेयर करें भाई कि नहीं ये चीजें गलत हैं, अगर आप पेड़ काट रहे हैं पहले 10 पेड़ लगाइए, आप सुझाव दीजिए स्वयं जाकर के। भाई हम आप भी क्या है, समाज के एक हिस्सा हैं, हमको भाई हमें खुद ये सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखते हैं क्या क्या, भाई गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसमें एक एनजीटी का फॉर्मेशन किया था, अब 2000 लगभग 10 में, है ना, एक लाया गया था द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। एक स्टैचुरी बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, स्टैचुरी बॉडी मतलब वैधानिक बॉडी है ये। ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत थर्ड कंट्री बना था जिसने एक स्टैचुरी बॉडी बनाई, किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं in India that deals with the expeditious disposal of cases related to the environmental protection and other natural resources। भाई मेन वर्क क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करना और नेचुरल रिसोर्स को बचाना। इट वाज सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये हमारा जो 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया था उसके द्वारा से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। आज ये हमारे इंडिया में एक स्टैचुरी बॉडी के रूप में वर्क कर रही है, जिसके हेड आप कह सकते हैं कि जस्टिस, जो कि नेक्स्ट आपके सीजीआई ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो वर्क कर रहा है, हाँ बनाया गया। इंडिया इंडिया इज द थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है। हमने वही बताया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया थर्ड कंट्री है जिसने एनजीटी यानी एक स्टैचुरी बॉडी का फॉर्मेशन किया, किसके लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए,
ठीक है, टू सेट अप द स्टैच्यूटरी बॉडी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट्स नेशनल हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके जो सब ब्रांचेस हैं, आप कह सकते हैं जो इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, रीजनल हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं आपके, भोपाल में है, पुणे में है ना, कोलकाता में है एंड चेन्नई। ठीक है, कहाँ कहाँ, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, है ना। तो ये 4 इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हो गए और एक इसका मेन हेडक्वार्टर हो गया। आगे प्रेजेंट चेयरपर्सन श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट सीपीसीबी एक भी बनाया गया था इसके संदर्भ में, ये क्या है इसको भी देख लेते हैं भाई। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो भी ये भी हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। ठीक है, इसके जो भी एनवायरमेंट के खिलाफ कोई भी जैसे हम एक्शन लेते हैं तो ये एनजीटी और सीपीसीबी जैसी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती हैं। ठीक है, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है भाई, इसी के भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत ये वर्क करेगा। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं 1974 में वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो लाया गया था 1974 में, उसी एक्ट के द्वारा सीपीसीबी की जो है एस्टैब्लिशमेंट होती है और आज स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इंडिया में वर्क कर रही है। ठीक है, अंडर, हाँ कहा गया भाई। ठीक है, द सीपीसीबी इज आल्सो इंटरेस्टेड with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1988। इसको जो है, इसको पावर कहां से मिलता है, 1988 की जो एयर पॉल्यूशन पर जो एक्ट बना है वहां से इसको पावर मिलता है, और उसी पावर उसी अथॉरिटी के साथ ये वर्क करता है हमारे इंडिया में। इट सर्व्स एज ए फील्ड फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, it coordinates the activities of the state pollution control board by providing technical assistance। भाई उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारे जितने भी स्टेट हैं उनको कैसे क्या हमें एनवायरनमेंट के प्रति कैसे वर्क करना है, क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारे ध्येय होने चाहिए, सारी चीजें एक प्रोफार्मा तैयार करके या उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमें इस तरीके से अगर हमने ये वर्क किया जाए तो सारी चीजें बेटर हो सकती हैं। तो सीपीसीबी का मेनली वर्क यही है। ठीक है, और भी सारे जो राज्यों के बीच जो विवाद होता है, कुछ मामले डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको भी भाई एनवायरनमेंट को लेकर कुछ विवाद होते हैं स्टेट के बीच में, तो उसको भी ये आपको देखने का वर्क करता है। ठीक है, आगे खत्म हो गया नहीं भाई, है तभी तो हम सोचने लगे। चलिए एक चार्ट है, देखेंगे इसमें भाई जो हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके सोर्स क्या हैं और उनके हेल्थ पर इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत जरूरी चार्ट है भाई। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के जो मेजर सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट यहाँ से रिलीज होता है और इंडस्ट्री से रिलीज होता है। क्या क्या इंपैक्ट है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन। ठीक है, हमारे आईज में और हमारे गले में जो इरिटेशन होती है, जलन होती है, जो मिचलाहट होती है, ठीक है, किसकी वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है, कफिंग, एलर्जीज, है ना, impaired enzyme functions, respiratory system, reduces exchange of gases from lung surfaces। भाई हमारी लंग की सरफेस एरिया ही कम हो जाती है, परिणाम ये होगा कि हमारी लंग्स जो हुई वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी हमारी बॉडी में। नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री जिसका मेन सोर्स है। ठीक है, क्या होगा, इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, भाई जाहिर सी बात है ब्रीथलेसनेस हो जाएगा, एंड impairs of enzymes and causes bronchitis, अस्थमा, ये सारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं, आप सभी जानते हैं इनका परिणाम गंभीर है। नेक्स्ट एसपीएम, एसपीएम को देखते हैं भाई। जाओ यार, एसपीएम कहां से, वेहिकुलर, यानी कि हमारे वाहनों से निकलने वाले इनका जो सोर्स क्या है, वेहिकुलर जितने भी वाहन हैं उनसे इनका सिक्रीशन होता है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसका मेजर सोर्स है। लंग्स इरिटेशन, है ना, रिड्यूसेस डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के डेवलपमेंट को ये क्या डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, आप सोचिए। एंड पल्मोनरी मालफंक्शनिंग, सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब स्वयं देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसको इसीलिए रखा है कि आप स्वयं देखें कि किसकी वजह से, किस गैस की वजह से क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी में क्रिएट हो रही है।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वेहिकुलर एमिशंस एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल का मेजर सोर्स है, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सीवियर हेडेक हो जा सकता है, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। कार्बन मोनोऑक्साइड ये डेंजरस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसका मेजर सोर्स है, और सीवियर हेडेक और हार्ट स्ट्रेन, है ना। स्मॉग सोर्स क्या, मेजर सोर्स क्या? इंडस्ट्रीज एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन हो गया, इसका मेजर सोर्स हो गया। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है ना, इरिटेशन ऑफ आइज हो सकती है ना, ये सारी प्रॉब्लम होती है, यानी आंखों में जलन हो रही। आज स्वयं देखिए, अगर हम बात करें सम कुछ ईयर पहले की, बस अगर हम जस्ट 7 to 8 ईयर पहले की बात करें, उस टाइम चश्मे का जो है, आपको चश्मा लगाए हुए मार्केट में व्यक्ति कम दिख रहे थे। आज वर्तमान समय में देखिए, हर लगभग 5वां पर्सन आपको चश्मा वाला ही मिलता है ना। अब पता नहीं उनको प्रॉब्लम है या नहीं है, वो स्वयं जानते हैं, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा हर एक व्यक्ति, मतलब हर 5वां व्यक्ति कम कम आपके पास जो आपको चश्मा वाला ही मिलेगा। रीजन यही सारी चीजें हैं। ओजोन, ऑटोमोबाइल इमिशंस, है ना, यहाँ पर ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, दमा, है ना, और चेस्ट पेन, अनावश्यक रूप से सीने में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, है ना, लंबे समय की हमारी जो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, उसको झेलना भाई धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है ये। नेक्स्ट है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक्टिव जो होता है आपका सबसे ज्यादा वो होता है क्लोरीन, जो होता है एक्टिव होता है। कहाँ से ये क्रिएट होता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह जो यूज करते हैं, ये इनके मेजर सोर्स है। फ्रिज, AC और भी सारी जो ऐसी प्रशीतक के रूप में आ रही चीजें, वो इसके लिए मेजर जिम्मेदार है ना। और जो स्प्रे वगैरह का हम यूज करते हैं, स्प्रे भी इसके लिए जिम्मेदार है। डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर, है ना भाई, ये हमारे किसके? स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है, यानी कि वहां पर जो ओजोनोस्फीयर पाई जाती है, उसको डिप्लीशन के लिए, उसके क्षरण के लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के तो जिम्मेदार है ही, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, है ना, अर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। क्या प्रॉब्लम करेगा भाई? किडनी डैमेज, हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट, भाई इरिटेशन हमारे नाक में, गले में, आंख में, जलन जैसी प्रॉब्लम, यानी कि खराश वगैरह सारी प्रॉब्लम आ जाती है ना, हमेशा प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे जो परिणाम क्रिएट हो रहे हैं, सभी के सभी कहाँ से आ रहे हैं भाई? हमारे शब्द आप देख पा रहे हैं, ये रिस्पिरेटरी गैसेस की देन है, रिस्पिरेटरी गैसेस की देन है। और इस रिस्पिरेटरी गैसेस की देन कौन है? हम लोग स्वयं हैं। नेक्स्ट क्या है? टोबैको स्मोक, है ना, जो सिगारेट जलाने वाले हैं भाई, है ना, सिगारेट जलाने वाले व्यक्ति खुद तो जला ही रहे हैं, साथ ही साथ औरों को भी जलाने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा, लंग्स कैंसर इससे होती है भाई। नेक्स्ट, मरकरी। मरकरी हम जानते हैं, इंडस्ट्रीज जो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां से रिलीज होता है, और इससे एक भयानक रोग होता है भाई, मिनीमार्टा डिजीज, ठीक है। मिनीमार्टा डिजीज होती है, और उसका मेन प्रॉब्लम ये होता है, ये इस रोग में हमारे नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेड कहाँ से होता है? लेडेड पेट्रोल से होता है, ठीक है। जो पेट्रोल हमारा जो यूज किया जाता है व्हीकल्स में, उसी पेट्रोल की बात की जा रही है। डैमेज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। इंपेयर्ड इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस को ही इंपेयर कर देगा, आपकी जो है अनकॉन्शियसनेस, आपकी माइंड की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करता है लेड, ठीक है। इंटरफेरेंस विद द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट, कैडमियम इंडस्ट्री से ये भी रिलीज होता है, अफेक्ट द हार्ट। किसको अफेक्ट करता है? हमारी बॉडी में हार्ट को, हमारे हार्ट को, हृदय को अफेक्ट करने का वर्क करता है। सिलिकॉन डस्ट जो हो गया, ये कहाँ से होगा? सिलिकॉन क्वेरिस इसका जो है सिक्रीशन होता है, और ये भी हमारे लंग्स को, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। कॉटन डस्ट जो हो गया, कॉटन डस्ट किसको, कहाँ से? जितने भी टेक्सटाइल आपकी फैक्ट्रीज हैं, यानी कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, वहां से जो डस्ट रिलीज होते हैं, उनसे क्या होता है? हमारे लंग्स को मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और क्रोनिक कफ, लंबी कफिंग हो सकती है, यानी कह सकते हैं कि आजीवन ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस डस्ट, ठीक है। कहाँ से होता है? एस्बेस्टस माइनिंग से होती है, ठीक है। जहाँ पर एस्बेस्टस की माइनिंग की जाती है, खदान जहाँ पर होती है, वहाँ पर जो लोग वर्क करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगा?
सीवियर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मे लीड टू कैंसर, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं है कि हमें एनवायरनमेंट के प्रति भाई अपना पूरा योगदान देना है, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। तो हमारा ये अपना स्वयं कर्तव्य है, ये हमें किसी और के ऊपर नहीं डालना है, स्टैंड डालना है। आज ये सिर्फ हम इसका एक ही पार्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो का जो आपका ये लेक्चर है बहुत लंबा ना होने पाए, ठीक है। तो आज इसका ये पार्ट फर्स्ट है, आपको कल जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, आपको जल्द ही वो प्रोवाइड हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।